सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के पाठ 4 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो खोलते हैं पाठ 4। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल दिया हुआ है अपमान, यह अपमान में अप शब्द जो है वह उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इससे जो नया शब्द बनता है तो अपमान हो गया। इस अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। तो आप जो है पूरा जो है इस तरह से लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके, उपसर्ग मूल शब्द नया शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं उपसर्ग का वर्गीकरण। हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव और अरबी फारसी के उपसर्ग। यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग का हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। इस टेबल में से 4 या 5 आप लिख लेंगे। उपसर्ग, अर्थ और उससे बनने वाले शब्द। तत्पश्चात दूसरा हेडिंग डालते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। इसमें आप लिख लेंगे हिंदी के उपसर्गों की संख्या कम है। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। इनमें से आप उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले शब्द ऐसे करके आप 3-4 कॉपी में लिख लेंगे। तत्पश्चात तीसरा हेडिंग आता है उपसर्ग की तरफ प्रयोग होने वाले अव्यय। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरफ प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द भी कहते हैं। इसे आप लिखने के पश्चात इसमें से आप हेडिंग डाल करके इसी सेम तरह से उपसर्ग, अर्थ और उससे बनने वाले शब्द 4 या 5 आप कॉपी में लिख लेंगे और बाकी जो है आप बुक से याद करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। इसमें से भी जो है हम 3-4 कॉपी में लिख लेंगे ऐसे ही टेबल बना करके, बाकी बुक में रहेगा। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये कॉपी में प्रत्यय के बाद लिखेंगे और ये टेबल बना हुआ है जैसे का, इसमें से ये चारों जो है हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, चिकना में आहट लगा है प्रत्यय, गरीब में ई लगा है प्रत्यय, उतर में आई लगा है प्रत्यय और बच्चा में पन लगा है तो हो गया है चिकनाहट, गरीबी, उतराई या बचपन। प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत लिखेंगे जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये क, ख, ग हेडिंग डाल करके आप जैसे में लिख लेंगे। तत्पश्चात आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर प्लस ई, दिन प्लस इक, गुण प्लस वान, ये तीनों जो है जैसे के अंतर्गत लिख लेंगे। तत्पश्चात आता है प्रत्ययों का वर्गीकरण। हिंदी के प्रत्ययों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। तत्पश्चात हम संस्कृत के प्रत्यय का हेडिंग डालेंगे और उसके बाद टॉपिक लिखने के बाद से आगे हम बढ़ जाते हैं। ये देखिए, यह टेबल बना हुआ है। इस टेबल में से जो मैंने टिक मार करके दिया हुआ है इसे जो है आप कॉपी में लिख लेंगे और शेष जो है आप बुक से याद करेंगे। दूसरा हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय में हिंदी के प्रत्यय अधिक नहीं हैं। हिंदी के प्रत्यय निम्नलिखित हैं। यहाँ पर भी मैंने जो टिक मारा है उसे आप कॉपी में लिख लेंगे, बाकी जो है आप बुक से याद करेंगे। तीसरा हेडिंग डाल लेंगे अरबी फारसी के प्रत्यय। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख अरबी फारसी के प्रत्यय निम्नलिखित हैं। यहाँ पर 3-4 को मैंने टिक मारा है, उसे कॉपी में लिखेंगे, बाकी जो है आप बुक से ही याद करते रहेंगे। नेक्स्ट मेरा हेडिंग आता है संधि। यहाँ पर याद करने के लिए मैंने अंडरलाइन किया है। संधि शब्द का अर्थ जोड़ या मेल होता है। जब 2 शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनमें ध्वनियों का जो परिवर्तन होता है, मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं।
ये जो जैसे मैंने लिख करके दिखाया है, ये जैसे जो है, अब डेफिनेशन लिखने के बाद जो मैंने यहाँ पर कॉपी पे लिख रहा हूँ, कॉपी पे लिखने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद ये जैसे लिखेंगे। कॉपी में लिखने के लिए डेफिनेशन है, दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे में ये विद्यालय, नरेश, ये लिख लेंगे कॉपी में। यहाँ पर देखिए विद्या प्लस आलय, तो आ और आ का मेल हुआ है। फिर नर ईस और ई का मेल हुआ है। सप्त में अ और री का मेल हुआ है। यदि ई और अ का मेल हुआ है तो यहाँ पर संधि हो गया है। संधि विच्छेद हेडिंग डालेंगे। संधि हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश, गणधन ईस, महोत्सव, महाधन उत्सव, ऐसे करके ये चारों कॉपी में लिख लेंगे। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे स्वर संधि, दो स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये अंडरलाइन शब्द को स्वर संधि के बाद लिखेंगे। तत्पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वर संधि के भेद लिखेंगे। स्वर संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तत्पश्चात इसका हम विश्लेषण करते हैं। दीर्घ संधि, जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, यह दीर्घ संधि कहलाता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको टिक मार करके दिया हुआ है, उसको कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, अ आ में आ जो है दीर्घ रूप होता है। छोटी ई, बड़ी ई में बड़ी ई दीर्घ रूप होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ दीर्घ रूप होता है। तो किसी भी तरह से छोटा अ आ का मेल हो तो आ ही होगा। छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, या छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, किसी भी तरह से इन समान स्वरों का जब मेल होता है तो हर हालत में उसका दीर्घ रूप परिवर्तित होकर हो जाता है। इसके बाद गुण संधि का नंबर आता है। हेडिंग डालेंगे गुण संधि में प्रथम पद के अंत में अ या आ के बाद द्वितीय पद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का जब मेल होता है तो ई के स्थान पर ए तथा छोटा ऊ, बड़ा ऊ के स्थान पर ओ तथा री के स्थान पर अर हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको देखिए टिक मार करके दिखा दिया है, इसे लिख लेंगे कॉपी में। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में लिखेंगे अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, ओ औ आए तो औ हो जाता है। यहाँ गुण संधि और वृद्धि संधि में थोड़ा अंतर है। दोनों ही पद के प्रथम पद में, दोनों ही संधियों के प्रथम पद में अ या आ होता है, लेकिन गुण संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। लेकिन यहाँ जो है ए ऐ और ओ औ से शुरू होता है, ठीक है। यण संधि, यहाँ पर मैंने जो है टिक लगा करके आपको दिखाया हुआ है, ये आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे। यण संधि में आते हैं। यण संधि में प्रथम पद में छोटी ई, बड़ी ई या छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर, यानी ये स्वर रिपीट नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी और स्वर होता है तो छोटी ई, बड़ी ई की जगह पर य, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की जगह पर व और री की जगह पर र हो जाता है। इको यणचि, इसका सूत्र होता है, जैसे में आप 4-5 इसमें से टिक लगाया हुआ है लिख लेंगे। आता है अयादि संधि, एचो अय्या वह। यहाँ पर भी देखिए अंतर, देखिए यण संधि और अयादि संधि में प्रथम पद में वहाँ पर छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ था, यहाँ पर ए ऐ ओ औ आता है। असमान स्वर यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर जो है ए की जगह पर ऐ की जगह पर आय, ओ की जगह पर औ और औ की जगह पर आव हो जाता है। इसमें हमने अंडरलाइन करके टिक मार के आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे। तत्पश्चात आते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे में आप ये टिक मारा हुआ 4-5 लिख लेंगे। फिर विसर्ग संधि आता है।
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तमह गुण, तमोगुण, तपह वन, तपोवन, मनः बल, मनोबल, पुनः मिलन, पुनर्मिलन इत्यादि ऐसे शब्दों को मैंने टिक लगा करके दिया है, इसे लिख लेंगे। तत्पश्चात आते हैं हम समास। दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। जैसे में ये चारों आप कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समास में जो दो पद होते हैं इसमें पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे समास युक्त शब्द के जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया या क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर समास युक्त शब्द और विग्रह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शरणागत, शरण में आया हुआ, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार इत्यादि इसे कॉपी में जैसे में लिख लेंगे। समास के भेद हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है न नष्ट होने वाला शब्द। यहाँ जैसे हेडिंग डाल कर करके और आप लिख लेंगे भरपेट, आमरण, रातों रात, बकायदा। ठीक है। तत्पश्चात आते हैं हम तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है विशेषण का कार्य करता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इतना कॉपी में लिखेंगे और समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इस समास का हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो है परसर्ग के रूप में कारक के चिन्ह जो है वो छिपे हुए रहते हैं, छिपे हुए दिखाई देते हैं, जो कि विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे पथभ्रष्ट, रास्ते से अलग, जन्मांध, जन्म से अंधा इत्यादि। द्विगु समास। द्विगु में पहला गण आवत है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो यहाँ 9, 7, 100, 2, दोपहर में 2, शताब्दी में 100, ये शब्द जो हैं आपका द्विगु समास है क्योंकि इनका प्रथम पद जो है संख्यावाचक है, संख्यावाची विशेषण है। तत्पश्चात हम आते हैं द्वंद्व समास में। जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और या शब्द प्रयोग होता है, छिपा रहता है, से द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। यह आप कॉपी में जैसे में लिख लेंगे। तत्पश्चात आते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पर नील जो है विशेषण है। चंद्रमा के, चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, तो मुख जो है मूल शब्द है और चंद्रमा उसका विशेषण है इत्यादि। ये आप कॉपी में लिख लेंगे चारों। बहुब्रीहि समास में आते हैं। बहुब्रीहि में न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरे को संबोधित किया जाता है, वह प्रधान होता है, उसका बोध कराया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत लिखेंगे जब दो पद समस्त पद बन करके तीसरे शब्द का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात न इसमें नील प्रधान है न कंठ प्रधान है, बल्कि तीसरा पद शिवजी प्रधान है। दशानन, 10 आनन वाला, न 10 प्रधान है न आनन प्रधान है, बल्कि तीसरा पद रावण। ठीक है। इसके बाद यहाँ संधि और समास में अंतर यह कॉपी में ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे यहीं से याद कर लेंगे। तत्पश्चात हम अवधोराएँ आते हैं। अवधोराएँ जो है पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए सभी वस्तु विषयों का संक्षिप्त रूप है, जिसे हम दोहरा लेंगे। आओ कुछ करें, आओ कुछ करें होमवर्क है, इसे बुक में ही करना है, मैंने आपको करके दिखा दिया है।
तत्पश्चात ये सभी जो है कॉपी में करने हैं। यहाँ पर 8वां जो प्रश्न है वह 8वां प्रश्न जो है पीछे आपको लिखने के लिए बताया जा चुका है, इसकी हेडिंग डलवाई जा चुकी है। इसे आप जो है टेस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो अब आप प्रश्न लिखिए और इसका उत्तर जो है लिख करके याद करिए और चेक करिए। चेक करने के बाद कॉपी खोल करके इसे देखिए। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।